नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कुछ राज्यों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते केसेस को देखते हुए राज्य में विशेष सावधानी जरूर बरतें। तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मीटिंग करी है, वहीं दूसरी तरफ मंकी पॉक्स और कोविड प्रबंधन को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। पूरी तैयारी हमारे पास है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ सूचनाएं मिली हैं उन मरीजों का अध्ययन किया जा रहा है। उनके अस्पतालों से, उनके परिजनों से जो भी सूचनाएं मिल रही उस आधार पर हम अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हैं और कोई चिंता की बात नहीं। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व करने की भी बात स्थिति नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे पास पूरे संसाधन हैं और ये मरीज जो हैं वो अभी उनका अध्ययन करके हम देख रहे हैं कि वो जीवन के लिए उतना घातक नहीं है। हाँ, चिंता का विषय है और हमारे पास इसकी मेडिसिन भी उपलब्ध है और पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं आगरा में आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ती जा रही है। आवारा कुत्तों पर नगर निगम और संबंधित विभाग लगाम नहीं लगा पा रहा है, जिसके चलते इनकी तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी कुत्तों के झुंड देखने को मिल जाते हैं। चिंताजनक बात यह कि आए दिन ये कुत्ते किसी न किसी को काटते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आगरा रेल मंडल ने भी इस ओर कोई कदम अब तक नहीं उठाया है। जब इस मामले में रेलवे अफसरों से सवाल किया गया तो उन्होंने सारा ठीकरा नगर निगम पर फोड़ दिया। पूरी दुनिया सहित अब भारत में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है और मंकी पॉक्स के साथ ही यहाँ पर कोविड-19 के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वैश्विक पर्यटन नगरी आगरा के अंदर देश ही नहीं दुनिया भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, इसलिए यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। और हम इस समय आगरा कैंट पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी है जो 24 घंटे काम करें। उसे जानेंगे सर, यहाँ पर किस तरीके का काम करें? यहाँ पर जो भी मरीज जो बाहर से आ रहे हैं, जो भी पैसेंजर आ रहे हैं, उनके रोकथाम की कोविड RT-PCR और एंटीजन दोनों जाँच की जा रही है जी। और मंकी पॉक्स के जो मामले बढ़ते हैं जी, दिल्ली में एक केस आया है, जैसे और जगह भी आ रहे हैं। हाँ। तो उसको जो भी सिम्टोमेटिक आता है तो उसको जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सर, आगरा कैंट के अलावा और कहाँ सर ये सर आप लोग टीम लगी हुई है? आगरा कैंट के अलावा हमारा ईदगाह रेलवे बस स्टैंड और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, ISBT बस स्टैंड, जितने भी पर्यटक स्थल हैं जो भी आते हैं, और आप ये क्या नाम है, ताजमहल जो ताजमहल पर भी है क्या मतलब सेंटर चल रहा है जी। तो सभी जगह जांच हो रही है, जहाँ से पर्यटकों का आना जाना है, यहाँ बाहर से जो भी लोग आते हैं वहाँ सभी जगह जांच हो रही है। यानी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, इसके लिए कोई भी चूक नहीं की जा सकती है। इसलिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन सहित तमाम पर्यटन स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है, उनका RT-PCR भी चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते देखते हुए उनकी भी जांच की जा रही है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। उत्तर प्रदेश में 38 नए स्थानीय नगर निकायों के परिसीमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि साल के आखिर में स्थानीय नगर निकाय के चुनाव होने। ऐसे में सरकार चुनाव में उतरने से पहले ही पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। फिलहाल अभी नगर विकास विभाग की ओर से जैसे ही शासनादेश जारी करेगी, वैसे ही परिसीमन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। इस साल के आखिरी में स्थानीय नगर निकाय का चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। मौजूदा सरकार 38 नए नगर निकायों का नए सिरे से परिसीमन कराने जा रही है। आपको बता दें कि 18 नए नगर पंचायतों का गठन किया गया है, तो वहीं 20 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार भी किया गया है। सरकार का कहना है कि ये परिसीमन 2011 के जनगणना के अनुसार होने हैं। ऐसे में जब हम स्थानीय नगर निकाय निदेशालय पहुंचे तो वहां निदेशक नेहा शर्मा मौजूद नहीं थी। नेहा शर्मा के प्रधान सहायक संदीप पांडे से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो संदीप पांडे का कैमरे पर बोलने से साफ तौर पर इंकार था।
उत्तर प्रदेश में इस साल के आखिरी में स्थानीय नगर निकाय का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दूं कि 38 नगर निकायों का गठन किया गया है, जिसमें से 18 नगर पंचायतें हैं जिनका नया गठन किया गया है। साथ ही साथ उसमें से 20 नगर निकाय हैं। तो ऐसे में आरक्षण की प्रक्रिया भी वहां पे सुनिश्चित की जाएगी परिसीमन होने के बाद। लेकिन वहीं दूसरी ओर 38 नए नगर निकायों में होने वाले परिसीमन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस का आरोप है कि ये परिसीमन नगर निकाय चुनाव में धांधली और बेईमानी के लिए की जा रही है, तो वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेदम करार दिया है। नगर निकाय के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी धांधली करने के लिए, तमाम जगहों पर गड़बड़ी करने के लिए अपने मनमाने ढंग से परिसीमन करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। धांधली पहले भी हुई, धांधली अभी भी होगी। नगर निकायों का भी जो परिसीमन है क्षेत्रों का, वो ओपनली होगा। उसमें विपक्ष के लोगों का जो आरोप है उस आरोप में कोई दम नहीं है, वो निराधार आरोप है। कैमरामैन रियाज के साथ में जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई में आज सीजेएम कोर्ट में बहस की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय राय मौजूद रहे। अजय राय गवाही के लिए गाजीपुर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि 3 अगस्त 1991 में अवधेश राय की लहुरा बीर स्थित आवास के गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश पर न्यायिक समेत कई तरह के मुकदमे दर्ज कराए हैं। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, जिसमें आज जीरा थी। जीरा में हम लोग आ गए थे, गवाही तो पहले हो चुकी है।
अब वो न्यायालय तय करेगा कि क्या हो सकता है उसमें, और निश्चित तौर से हम लोग तो यही चाहेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड मिले। जानकीपुरम के सुल्तानपुर गांव में रहने वाले जय शैलेंद्र ने अपनी पत्नी गीता और 16 वर्षीय बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुबह कुछ पड़ोसी उनके घर पहुंचे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर जब वो लोग अंदर पहुंचे तो तीनों बेसुध हालत में पड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पत्नी की हालत गंभीर थी। कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो गई। तीनों ने खुदकुशी की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पड़ताल भी तेज कर दी है। सिंचाई विभाग में तैनात एक जेई ने आज परिवार के सहित संदिग्ध हालात में उनके शव मिले उनके घर में। पुलिस का कहना है कि एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने आत्महत्या का जिक्र किया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ही अस्पताल पहुंचाया उनको, जिसमें जो जेई हैं शैलेंद्र कुमार, इसके अलावा उनकी पत्नी है गीता और बेटी प्राची, तीनों की अस्पताल में मौत हो गई है। ये परिवार है उनका। शैलेंद्र की बुआ हमारे साथ हैं सरस्वती जी। सरस्वती जी, क्या जानकारी आपको हुई, कैसे आप यहाँ पहुंची, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई? हम स्कूल में बैठे थे तो फोन आया कि लोग कुछ खा लिए हैं और जल्दी आओ, मेडिकल कॉलेज लिए जा रहे हैं, तब हम वहाँ से आई हूँ यहाँ पे। क्या वजह लगती है, क्या वजह हुई होगी? क्योंकि कुछ आपकी बातचीत हुई, अब तक कहीं कुछ उन्होंने किसी को शक जताया हो कि कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, हमें कभी नहीं बताया, कोई शक नहीं, अच्छे से रहते थे, सब कुछ जब आते थे हम भी बैठते थे, ऐसी बात नहीं है। भतीजा हमारा बहुत अच्छा था। नहीं, जैसे उन्होंने एक सुसाइड नोट में 4 लोगों का जिक्र किया है, कुछ लेन देन का मामला हमें नहीं मालूम है भैया, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। कुछ कर्ज को लेके परेशान थे कभी? कुछ नहीं, ये भी हम नहीं, हमसे नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं बताया। तो देखिए, इनका कहना है कि अभी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है कि इसके पीछे, मौत के पीछे कारण क्या है, और अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो उसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि ये इस घर में जो शैलेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे, उनका व्यवहार भी ठीक था, लोगों से मिलते जुलते थे, और कभी भी उन्होंने किसी से इस तरह की परेशानी का जिक्र नहीं किया कि किसी से कोई उनका लेन देन है, कहीं उनके ऊपर कर्जा है और इसको वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो सुसाइड नोट मिला है उसमें कर्ज का जिक्र उन्होंने किया है और 4 लोगों पर आरोप भी लगाया है। इसी घर में वो शैलेंद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। और कुछ पड़ोसियों का कहना है कि जब वो सुबह पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया और लोगों से जानकारी की, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का जवाब ना मिलने पर लोगों ने दरवाज़ा खोला तो 3 जो परिवार के लोग थे वो बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। इसके बाद उनको किसी तरह से अड़ोस पड़ोस के लोगों ने अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर तीनों की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि एक सुसाइड नोट जरूर मिला है जिसमें उन्होंने 4 लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं जिनसे वो परेशान थे, लेकिन ये कितना कर्ज था और किस वजह से लिया गया, क्या कुछ ब्याज की रकम थी, उसको लेकर कुछ परेशान थे। अभी इसको लेकर जांच चल रही है और आला अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी तरह की तहरीर मिलती है तो मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश, लैंडस्लाइड संभावित इलाकों में सावधान रहने का अलर्ट जारी हुआ है। नदी नालों के किनारे लोगों को जाने से रोका गया है, सावधान रहने की सलाह है। भारी बारिश को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रियों ने उस पर मुहर लगा दी। सरकार ने निवेशकों को राहत दी है, अब बिना पंजीकरण के ही सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। 2015 की नीति के तहत छूट का फैसला लिया गया। 36 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंत्रियों ने उस पर मुहर लगा दी है। प्रकरण था योजना आयोग के शोध राजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 222 का विज्ञापन औपचारिक मत था। जी, दूसरा भी योजना आयोग की नियमावली थी। तीसरा सिंचाई विभाग में उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड है, जिनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने इस दौरान कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कोविड टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत करी। आपको बता दें, सचिवालय में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जमकर किया। कांग्रेसी नेता लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार का पुतला फूका। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाड़ का कहना था और आरोप भी था कि राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा आयोग की नौकरियों में जिस तरीके से धांधली हुई है और नौकरी लगाने के नाम पर खूब पैसों की वसूली की गई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए।
राज्य सरकार के द्वारा जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो व्यापक भर्तियां की गई 15-15 से लेके 50-50 लाख रुपए उन लोगों से लिए गए जिन लोगों की कोई शैक्षिक अर्हताएं किसी भी मापदंड में खरा नहीं उतरती थी, जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए हमारे माननीय विधायकगणों ने विधानसभा में प्रश्न भी लगाए थे और सचिवालय का घेराव भी किया था। तो आज दूध का दूध पानी का पानी है, इसकी विस्तृत जांच हो और उन मगरमच्छों को भी पकड़ने की कोशिश करें जो इसके पीछे बहुत बड़े सिंडिकेट। एक तरफ सरकार फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग में एक रिटायर हो चुके अधिकारी को दोबारा रीज्वाइनिंग कराई जा रही है, वो भी तब जब उस अधिकारी के सेवानिवृत्त होने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का आरोप कि एक व्यक्ति रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी पर रखा गया, वहीं जिस पत्र के माध्यम से दोबारा ज्वाइनिंग दी गई है उसमें जिक्र है कि इस अनुभव का व्यक्ति विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। पत्र जारी हुआ और लगभग ये हफ्ते का 5वां विवादास्पद पत्र है जिसमें पुनर्नियुक्ति दी गई है स्वास्थ्य विभाग के जीसी पांडे जी को। और जीसी पांडे को मुझे लगता है पूरे प्रदेश में सब जानते हैं और खास करके जो पुनर्नियुक्ति हुई है उसमें एक अटपटा रीज़न दिया गया है उनको पुनर्नियुक्ति देने का, जबकि सरकार पुनर्नियुक्ति के खिलाफ है। सरकार ने साफ किया था कि नए लोगों को मौका और रोजगार देने के लिए हम पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाएंगे, फिजूल खर्ची को भी बचाने का ये अच्छी बात होगी। और वहीं जीसी पांडे वही बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से तक चिट्ठी जारी हुई थी कि भ्रष्टाचार। उत्तराखंड सरकार प्रदेश को प्रशासनिक तौर पर और मजबूत करने के लिए जुटी हुई है, जिसके लिए समय समय पर सीएम धामी अफसरों से काम का फीडबैक भी लेते रहते हैं। इसी क्रम में देहरादून तहसील में मिल रही अव्यवस्थाओं पर डीएम ने एक्शन लिया। जिलाधिकारी सोनिका सुबह तहसील खुलने के साथ ही पहुंच गईं। डीएम के अचानक पहुंचने से वहां मौजूद अफसरों में हड़कंप भी देखने को मिला। जिलाधिकारी ने तहसील की अव्यवस्थाओं के बारे में वहां मौजूद आम लोगों से भी जानने की कोशिश की है। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ईडी की पूछताछ पर लगातार सवाल उठा रही है। साथ ही यूके एसएसएससी में हुई धांधली को लेकर सरकार पर हमलावर है, सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को ड्रामा बताया। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ ड्रामा करती है। भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस ड्रामा कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ये कहते नजर आए हैं बीजेपी प्रवक्ता कि अधिकारी और कर्मचारी हों, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई ही जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में भर्ती घोटाला चिंता का विषय है। इसमें जो सुयोग्य बच्चे हैं उनका भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाले कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित दोनों ही हो। नमस्कार।